देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से आप इस समय गणित पेडागोजी की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को देख रहे हैं। इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे गणित परिषद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अंतर्गत कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम जानते तो हैं, लेकिन प्रश्न यदि सामने आ जाए तो हम उसका सुचारू ढंग से उत्तर नहीं दे पाते हैं। गणित हर बच्चे ने सीखी होगी, लेकिन गणित पेडागोजी की तरफ शायद किसी अध्यापक का ध्यान अभी तक नहीं गया है। लेकिन जब से ये पेपर होने लगे तब से गणित पेडागोजी भी देखी जा रही है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बाहर निकाला जा रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें इस वीडियो को। जितने भी बच्चे सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट या किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या पेपर देने वाले हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी परीक्षाओं में भी ये महत्वपूर्ण है। देखते हैं गणित परिषद क्या है। देखिए, गणित परिषद गणित की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की रीढ़ की हड्डी है। इसका मतलब यही एक बैकबोन है जो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं को बना कर रखती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि शिक्षण उपलब्धि की दृष्टि से कक्षा के बाहर की गई वैज्ञानिक क्रियाएं नियमित कक्ष क्रियाओं का मुकाबला करती हैं। अनेक ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें पूर्ववर्ती क्रियाएं अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। गणित परिषद में शिक्षा करके सीखने पर आधारित होती है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट मिला हमें कि शिक्षा करके सीखना है। तो जितना अधिक हम लोग मेहनत करेंगे, जितना अधिक हम लोग प्रयास करेंगे, हम उसे उतना ही अधिक सीख सकते हैं। इस कारण ये अधिक रुचिपूर्ण हो जाती है। औपचारिक कक्षा शिक्षण की अपेक्षा ये छात्रों की योग्यता और रुचि के अधिक अनुरूप होती है। जो ये गणित शिक्षण होती है, ये छात्रों की योग्यता और रुचि के अधिक अनुरूप होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के निश्चित पठन पर जोर नहीं दिया जाता है। जैसे आपने अन्य विषयों में देखा होगा कि इसको याद करना है, इसको रटना है, इसको सुनाना है, लेकिन मैथ में ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। पठन पाठन पर जोर नहीं दिया जाता है। इसमें करके सीखना, इसका मतलब कि आप बच्चे को चीज़ों को समझाते हो और इसके बाद में बच्चा उन्हीं चीज़ों को करके सीखता भी है। तो इसमें किसी भी प्रकार का दबाव बच्चे के ऊपर इस विषय में नहीं होता। इस कारण यहाँ छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का अधिक विकास होता है। अब इस गणित परिषद के हमारे उद्देश्य क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य छात्रों की समस्या समाधान विधि के आधार पर गणित संबंधी अभिरुचि विकसित करना। छात्रों में जो भी समस्या है उसको समाधान विधि के आधार पर एक अभिरुचि विकसित करना। मतलब बच्चा जिस ढंग से पढ़ना चाहता है और जिस ढंग से वो उन चीज़ों को समझ पा रहा है, हमारा प्रयास है कि उसकी समाधान विधि को उसके सम्मुख प्रस्तुत करना, हमें उस हिसाब से बताना उस बच्चे को, ताकि उसी प्रश्न को, उसी सवाल को बहुत ही आसान ढंगों से सीख सके। दूसरा है छात्रों का दैनिक जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना। मैथ या गणित ही एक ऐसा विषय है जो किसी भी छात्र के जीवन में एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करता है। तो हमें उसको भी समझाना है, उसे गणित को रोचक कार्य के रूप में प्रस्तुत करना। मतलब कुछ लोग गणित को बोरिंग मांगते हैं, लेकिन हम बता दें गणित से रोचक कोई विषय नहीं है। और अगला देखते हैं इसमें अन्वेषण रचनात्मक एवं आविष्कारात्मक योग्यताओं को विकसित करना। छात्रों को विज्ञान की नवीनतम प्रगति एवं उसके दैनिक जीवन में उपयोग से परिचित करना और छात्रों में तर्क व निरीक्षण शक्ति का विकास करना या विकसित करना। छात्रों में तर्क शक्ति का और निरीक्षण शक्ति, मतलब इसके अंतर्गत में छात्र जो है वह अध्यापक से तर्क भी कर सकता है, पूछ भी सकता है, और उसमें निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। दूसरी, विज्ञान परिषदों के संपर्क स्थापित करना और उनके साथ सूचनाओं और क्रियाओं का विनिमय करना। जिला, प्रदेशीय, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की परिषदाओं की सदस्यता प्राप्त करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गणित परिषद के उद्देश्य हैं। इसके बाद में कुछ और भी चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं कि शिक्षा के मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं।
तो पहला उद्देश्य है आपका पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। प्रमुख उद्देश्य संशोधन का मतलब ये कि अगर कोई चीज़ कमी पड़ रही है तो उसको बढ़ाना, यदि कोई चीज़ अतिरिक्त है तो उसको उस सिलेबस से हटाना। दूसरा है परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे नई नई परीक्षा प्रणाली आ रही है। पहले कभी रटंत प्रणाली पे जोर दिया जाता था, लोग रटते थे, सुनाते थे और तभी वो शिक्षा मानी जाती थी। इसके बाद में लिखित आया, बच्चे लिख लिख कर चीज़ों को बताने लगे। इसके बाद में आज के डेट में आप लोग देख पा रहे होंगे वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली एक तरीके से चल रही है। यहाँ पर आप बड़े से बड़े प्रश्नों का या बड़े से बड़े एग्जाम रिटन में नहीं होते हैं, उसमें वैकल्पिक प्रणाली हुई होती है। 4 विकल्प होते हैं, एक प्रश्न होता है, आपको जो सही विकल्प पे टिक करना होता है। तो दिन प्रतिदिन एक नई नई चीज़ों का सुधार किया जा रहा है। अगला है निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित अवसर प्रदान करना। छात्रों को उचित निर्देशन और उसकी सलाह के लिए नए नए अवसर मिल रहे हैं। अध्यापक की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन भी होता है यहाँ पर, और बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच भी होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने इसमें देखी, और भी कुछ है इसमें। बालकों की दुर्बलताओं तथा योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता देना। नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण प्रविधियों की खोज करना, मतलब नए नए तरीके की जो आपकी खोजें चल रही हैं कि हम इस सिलेबस को, इस टॉपिक को और भी सरल कैसे बना सकते हैं, ये भी चीज़ें हो रही हैं। अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना। प्रचलित शिक्षण विधियों तथा पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उसमें अपेक्षित सुधार करना। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला है बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण व्यूह रचना में सुधार एवं विकास करना, और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षा पर बल देना। ये सारी चीज़ें हैं आपकी जो कि सुधार किए जा रहे हैं इसमें। अब मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका क्या महत्व है, इन चीज़ों को भी हम इसी वीडियो में समझेंगे कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। कैसे कैसे चीज़ों की जरूरत पड़ी देखते हैं। मूल्यांकन के द्वारा बालकों की मानसिक शक्ति, रुचि और उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि आप सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं और उनका मूल्यांकन कभी नहीं होता, तो इस प्रकार आप एक मेधावी बच्चों की लिस्ट नहीं बना सकते हैं, या फिर आपको स्वयं नहीं मालूम हो सकता है कि इनमें से कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है। लेकिन यदि आप हर माह या हर 3 माह में या हर 6 माह में या फिर हर वर्ष एक परीक्षा प्रणाली रखते हैं या परीक्षाओं की व्यवस्था करते हैं, और इसके बाद में उनके लेखन के आधार पर आपको पता चल जाता है कि इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली हैं, तो ये अत्यंत आवश्यक है। इससे हमको मालूम हो जाता है कि बच्चों की मानसिक शक्ति, रुचि और उनका दृष्टिकोण क्या है। दूसरा है योग्यतानुसार बालकों को विभिन्न समूह में विभाजित करने की आवश्यकता है। कई बार आप देखते होंगे एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उनमें से 50 बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, आपकी बताई हुई एक बार में चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और वो हो सकता है कि आपके बताने के पहले भी उन चीज़ों को पढ़ कर आए हों घर से। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका IQ लेवल बहुत ही कम है, उनको 10 बार बताने के बाद भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ऐसी कंडीशन में वैसे शिक्षा प्रणाली तो कहती है समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी बच्चों को हम एक साथ रखकर पढ़ाई करवानी है, परंतु एक और भी तरीका है। वो तरीका क्या है कि जितने भी बच्चे ऐसे हों जो बेहद होशियार हों, उन बच्चों की एक अलग से क्लास लगाई जाए, और जितने भी बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं उनको एक अलग क्लास की व्यवस्था की जाए, और उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए जो बच्चे कमज़ोर हैं। और कुछ समय बाद जो भी बच्चा अपने अपने सुधार लाता जाए, उनको उन बच्चों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाए जो हमने क्लास को अलग की थी। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनमें से मैक्सिमम बच्चे आपके मेधावी बच्चों की लिस्ट में आने चालू हो गए हैं। तो इस प्रकार हमें समूह को विभाजित करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अगला है छात्रों को व्यावसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन देने की आवश्यक है। छात्रों को पढ़ने के अतिरिक्त हमें व्यावसायिक शिक्षा भी देनी होती है, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्हें कुछ ना कुछ काम और कहीं ना कहीं कुछ व्यवसाय की आवश्यकता होती है। उस समय
इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। अगला है उसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षण विधियों में सुधार करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो शिक्षण विधियाँ हैं, आप देख रहे हो कि उनमें से लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं, नई नई जानकारी आती रहती हैं, कुछ नए चैप्टर ऐड होते हैं, कुछ पुराने चैप्टरों को अलग किया जाता है। ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। इस प्रकार भी हम लोग मूल्यांकन की आवश्यकता को समझ सकते हैं। इसके द्वारा बालकों को अपनी कमजोरी तथा मजबूत स्थिति का पता चलता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मिला है कि बालक अपने आप को भले ही कितना होशियार समझे, लेकिन जब मूल्यांकन होता है तब उस समय असली पहचान हो जाती है कि कितने बालक ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं, कितने बालक ऐसे हैं जो अच्छी स्थिति में हैं। इससे बालकों को भी अपनी स्थिति का पता चलता है और बालकों की कक्षा उन्नति और कक्षा विभाजन में सुविधा प्रदान करता है। कक्षा उन्नति मतलब कौन सा बच्चा होशियार है उसे अगली कक्षा में डालें, और कौन सा बच्चा भी बहुत ही कमज़ोर है जिसे पिछली क्लास को पढ़ने की आवश्यकता है, तो कक्षा विभाजन की सुविधा में सहायक है। अगला परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार होता है। इसी प्रकार हमारी परीक्षा प्रणाली में भी सुधार हो जाता है। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में बहुत सारे एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमने डिस्कस किए, और इन्हीं पॉइंटों को यदि आप नोट डाउन करते हैं तो नो डाउट इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पेपर में देखने को मिल सकती हैं। मिलते हैं आपको एक अगले टॉपिक में और अगले नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।